तो बेटाओ लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ और उसके बाद में डिफरेंशियल रेट लॉ से हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ ड्राइव किया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन दोनों लॉज जो हैं आपके, इसमें इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है इसके बेसिस पर हम लोग किसी भी रिएक्शन में टाइम टी पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, उसकी इनिशियल अमाउंट और इसके टाइम टी पर कंसंट्रेशन दैट इज ए माइनस एक्स के रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं और इन्हें किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया था, आपको याद होगा कि अगर मैं इस इनिशियल कंसंट्रेशन को ए बोलने के बजाय मैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट से रिप्रेजेंट कर दूं और रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए को एट टाइम टी पर मैं ए टी से रिप्रेजेंट कर दूं, आपको याद होगा मैंने ये बात आपको बताई थी। अगर हम इस तरह से इसको लिख दें तो ये आपके सामने सिंबल यहाँ पर ये बन जाएगा और k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट दैट इज टाइम टी जीरो पर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके बेटा, वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए, ये बस आपका जरूरी कंडीशन है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशन फॉर्म किसी भी तरीके से हो सकते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन हमें टाइम की जीरो पर या इनके जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकता है। कई बार हो सकता है वो कंसंट्रेशन ना हो तो हमें कंसंट्रेशन का रेशियो मिल जाए। कंसंट्रेशन भले इक्वल ना हो लेकिन कंसंट्रेशन का रेशियो अदर क्वांटिटीज के रेशियो के बराबर हो सकता है। जैसा कि हम लोग मैथमेटिकली जानते भी हैं कि ए और बी भले ही बराबर ना हो लेकिन हो सकता है कि ए का जो रेशियो है दो कंडीशंस में वो बी के दो कंडीशंस, दोनों कंडीशंस के रेशियो के बराबर हो। ऐसा तो हो सकता है ना बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो इसी चीज को, मैथमेटिकल अप्रोच को अगर हम दिमाग में रखें तो हो सकता है हमें टाइम टी पर कंसंट्रेशन दैट इज मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम एक्टिव मास बोलते हैं ए का, वो हमें नहीं मालूम हो, ठीक है ना। तो उस केस में हमें ऐसी क्वांटिटीज पता हो जिनका रेशियो हमें कंसंट्रेशन का रेशियो प्रोवाइड कर सके। ओके बेटा, वो तो यहाँ पर इसीलिए इस फॉर्मूले को मेनली जो हमें याद रखना चाहिए वो हमें ऐसे याद रखना चाहिए कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रल रेट लॉ इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट आपने यूज किया है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी। जिस टाइम टी पर हम रेट निकाल रहे हैं उस टाइम पर कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो होता है एंड दिस रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ अदर क्वांटिटीज, बाय प्रेशर, बाय वॉल्यूम्स और एनी अदर थिंग। ओके बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो कंसंट्रेशन के बजाय कंसंट्रेशन के रेशियो पर हम फोकस करेंगे। ओके बेटा, यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई। अब हम इस फॉर्म को मैथमेटिकली थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा बेटा। मैं ये जो फॉर्म हमने इंटीग्रल जो लॉ बनाया था, ये लॉ हमने कहाँ से बनाया था? ये हमने जब ड्राइव किया था तो आपको याद होगा ये फॉर्म कुछ इस तरह से थी, KT is equals to ln a upon a minus x। ये बीच का एक स्टेप आया था, आपको याद होगा, जिसको हमने फिर log base 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई करके चेंज किया था और हमने इसको इस फाइनल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था। पर ये स्टेप हमारा इससे आया था, याद आ रहा है बेटा आपको? यस सर। अगर मैंने इस फॉर्म को इस तरह से आगे नहीं किया होता चेंज तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, आपको याद होगा log ln का मतलब log बेस e होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। log बेस e का जो सिंबल है वो ln है। तो
मैं लॉग को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैं इस फॉर्म को यहाँ पे लिख सकता हूँ और a by a minus x इज इक्वल टू e पे पावर माइनस के टी, सॉरी e पे पावर के टी। बोलो बेटा, वो लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो बेटा, वो इस तरह लिख सकता हूँ या नहीं इसे? यस सर। वेरी गुड। हमने सिर्फ लॉग जो है उसको अब सिंपल फॉर्म में लिखा है। और अगर इसी को मैं इस तरह लिख दूं a माइनस एक्स अपॉन ए, दैट इज मैं इनवर्स कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में पावर्स माइनस के टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं a माइनस एक्स अपॉन ए को लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू पे पावर माइनस के टी, और x अपॉन ए को अब मैं लिख सकता हूं एल्फा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएटेड अमाउंट डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट। तो मैं x बाई ए की जगह पर एल्फा पुट कर सकता हूं। इस तरह से मेरे सामने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक रिलेशन बन गया जिससे मैं लिख सकता हूं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी टाइम टी पर कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है किसी भी और कंडीशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि a माइनस एक्स को कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी बोल सकते हैं वो, और इस इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको कंसंट्रेशन के लिए टर्म सी यूज कर सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है तो इस फॉर्म को एक नाम दिया गया एक साइंटिस्ट के बेसिस पर, इसको बोलते हैं, इस तरह की किसी भी इक्वेशन को विल्हेल्मी इक्वेशन। हालांकि आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, ये सिर्फ एक नाम है कि इस फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तो इसको विल्हेल्मी इक्वेशन बोलते हैं। और ये यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट का रिलेशन है किसी भी टाइम टी पर। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इस चैप्टर में थोड़ा मैथमेटिकल यूज ज्यादा है, और इस मैथमेटिकल यूज ज्यादा होने की वजह से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल वो फील कर सकते हैं, बट ये चैप्टर है, चैप्टर की डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग इसे करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है बेटा? हो तो इतना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमने इंटीग्रल रेट लॉ, इसके बेसिस पर एक एक्सपोनेंशियल बेस ई के अकॉर्डिंग विल्हेल्मी इक्वेशन लिखा हमने, और यहाँ पर बेटा हम लोगों ने एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ और रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के साथ भी हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफिकल स्टडी को आगे बढ़ाएं। हम कर्व के अकॉर्डिंग ये चेक करें कि किस वेरिएबल पर दूसरे वेरिएबल को चेंज करने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको ग्राफ के तौर पे भी इन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो हम आगे अपना बड़े बेटा आगे बात करें। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट a माइनस एक्स को आप एक क्वांटिटी मानकर चला करें, रिमेनिंग अमाउंट एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो यहाँ पर a माइनस एक्स लिखा हुआ आ जाए, चाहे a एट टाइम टी लिखा आ जाए या कंसंट्रेशन एट टाइम टी ct लिखा आ जाए।
सबका मतलब एक ही है, ठीक है बेटा। वो अगर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए के साथ और अगर टाइम के साथ अगर आपसे कर्व देखा जाए तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो टाइम टी पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ना बेटा। टाइम इंक्रीज करने पर क्या होगा, माइनस पावर के है, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट टाइम टी बढ़ने पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो आप इसको एक्सपोनेंशियली को इस तरह शो कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, बोलो बेटा क्लियर हो गया इतना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से जो भी हमें रिलेशन यहाँ पे दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे कोई भी रिलेशन अगर पूछे तो आप कर्व को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो हम कुछ और कर्व लेते हैं यहाँ पर। मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं बेटा, इस पेज को। Sir. Yes, sir. चलो फिर आगे देखिए। अगर आप लोगों से कर्व ड्रॉ करवाया जाए, मैं कुछ कर्व्स की बात करता हूँ, और आप लोगों से कर्व ड्रॉ करवाया जाए बेटा log x ln a माइनस x वर्सेस टाइम के साथ, तो आप कर्व कैसे ड्रॉ करोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए इस कर्व कैसा होगा, या आपसे पूछा जाए इस कर्व का स्लोप कितना होगा, ये क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। बोले बेटा वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये कर्व को समझने के लिए मैं वापस फिर जो इंटीग्रेटेड लॉ हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हमें उसके डेरिवेशन को रिमाइंड एक बार याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो लॉ हमें मिला था, आपको याद हो, हमें एक स्टेप मिला था माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt माइनस ln a। आपको याद आ गया होगा, ये स्टेप हमें मिला था। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को माइनस से चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा ln a माइनस x माइनस के टी प्लस ln a। आई थिंक इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों तरफ से माइनस हमने कॉमन लेकर हटा दिया। तो मेरे बेटाओ अगर आप इसे कंपेयर करो मुझसे जो कर्व पूछा जा रहा है ln a माइनस x के साथ, इसको मैं y एक्सिस पर लूंगा वर्सेस t इसको मैं x एक्सिस पर लूंगा, तो मेरे सामने जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन को, दैट इज एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इट मींस अगर मैं ln a माइनस x दैट इज रिमेनिंग अमाउंट जो है रिएक्टेंट का उसकी लॉग वैल्यू और टाइम t के साथ में कर्व ड्रॉ करता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। दैट इज मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसको और इस तरह चलूंगा। ओके बेटाओ, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पर इस कर्व का, वो इंटरसेप्ट c जो है वो मुझे इनिशियल अमाउंट की लॉग वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर जो स्लोप होगा इस लाइन का वो स्लोप माइनस के बराबर होगा। तो आप लोगों से अगर स्लोप पूछा जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है द स्लोप ऑफ ln a माइनस x वर्सेस t कर्व इज, 4 ऑप्शंस, तो आप बता दोगे बेटा माइनस के होगा? Yes, sir. वेरी गुड। और इसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से चेंजेस करूं, अगर सपोज कीजिए ये कर्व आपसे पूछा जाता और ये कर्व पूछा जाता, यू हैव टू फाइंड द कर्व ऑफ log a माइनस x वर्सेस t, मतलब log बेस e वैल्यू के बजाय log बेस 10 वैल्यू ऑफ a माइनस x, और टाइम के साथ अगर कर्व ड्रॉ करवाएगा तो क्या चेंज आएगा बेटा? तो आप लोग समझ सकते हो कि इस पूरे चेंज के लिए मैं इस पार्ट को log बेस 10 में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 2.303 log a माइनस x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log a। मैं log बेस c को log बेस 10 में चेंज कर लिया, बट मुझे y एक्सिस पर केवल log a माइनस x चाहिए, इसलिए मैं इस पूरे इक्वेशन को
2.303 से डिवाइड कर दूं तो log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 t प्लस log a, ये इसका कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूं, और इस केस में अब जो कर्व ड्रॉ होगा जिसमें log बेस 10 पर वैल्यूज रिमेनिंग कंसंट्रेशंस की ली जाएं टाइम t के साथ, तो यहाँ पर अभी भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। और इस स्ट्रेट लाइन में जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा वो इंटरसेप्ट आप देख रहे हो अभी भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें log बेस 10 पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस कर्व का जो स्लोप होगा, नाउ स्लोप ऑफ सच अ कर्व क्या होगा बेटा, माइनस के बाय 2.303। तो आप समझ रहे हो दोनों कर्व सेम है, सेम नेचर है, सिर्फ लॉग वैल्यू चेंज किए हमने, लॉग बेस ई पर स्लोप के और लॉग बेस 10 पर स्लोप के बाय 2.303, और ये स्लोप नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Sir. वेरी गुड। तो इस तरह से आपसे घुमा घुमा कर चेंज कर करके आप लोगों से कई सारी बातें वो पूछ सकता है, और आपको यहाँ पे इसलिए ध्यान रखना है कि हमें अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कर्व्स को किस तरह चेंज करना है, या हमें जो अमाउंट्स का रेशियो था इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी एंड कंसंट्रेशन इनिशियली, उन दोनों का जो रेशियो था, अगर वो हमें डायरेक्ट कंसंट्रेशन ना पता हो तो हमें रेशियो फाइंड कर लेना होता है। ठीक है बेटा? वो कितनी बात समझ में आ गई? मैं इसे इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। मैं यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपसे और कह सकता हूँ कि अगर मान लो आप लोगों से कर्व पूछा जाए, कर्व ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, आप इस पे इसको a माइनस एक्स भी लिख सकते हो, या कंसंट्रेशन एट टाइम टी सी टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर इससे कर्व ड्रॉ किया जाए तो आप कर्व कैसे ड्रॉ करोगे बेटा? हेलो बेटा, वो आवाज आ रही है? Yes, sir. थोड़ा सा नेट पर इशू हो गया। आप थोड़ा ध्यान दें। तो मैं जो पूछ रहा था आप लोगों से बेटा, क्या बोल रहा था? मैंने आपको बोला था कि अगर हमें, एक बार फिर लिखता हूं मैं, आपसे कर्व पूछा जाए, कर्व ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस concentration of reactant at time t, or you can say with a minus x। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। रेट किसी भी टाइम पर जो होती है इनस्टेंटेनियस रेट, वो उस टाइम पर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या उस कंसंट्रेशन पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा?
तो अब मैं इसे यहाँ पर अगर रेट को मैं y एक्सिस पर लूं, रेट ऑफ रिएक्शन, और x एक्सिस पर मैं कंसंट्रेशन एट टाइम t लूं, तो एक कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब जितनी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर ज्यादा होगी उस समय रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अगर एक ही कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर जीरो हो गई, मतलब रिएक्टेंट बचा ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो, दैट इज रिएक्शन स्टॉप। ओके ओके बेटा, हो कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। अगर हम इसके फर्दर कैरेक्टर्स पे स्टडी करें, तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चेक किया था कि किसी भी फ्रैक्शन के कंप्लीट होने पर टाइम जो लगता है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड करता है। अगर मैं ये बात यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आगे ये बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं अगला पार्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ बेटाओ कि इफ, पहले हम थोड़ा प्रूव करते हैं, इफ रिएक्शन इज 25% कंप्लीटेड, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा 25% कंप्लीट का हम क्या कह सकते हैं, इस कंप्लीशन का मतलब कि जो x है वो a/4 है, इनिशियल अमाउंट का 1/4 डिसोशिएट हो गया है। तो उस कंडीशन में आप जानते हो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस एक्स हो जाएगा 3a/4। एम आई राइट? a में से a/4 माइनस कर देंगे हम x की वैल्यू, तो कितना बचेगा 3a/4। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलो No, बेटा। sir. हो वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से बात करता हूँ कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 50% और 50% कंप्लीटेड, तो उस समय बेटा हो आपका रिमेनिंग अमाउंट जो होगा x का मतलब क्या होगा कि आधा अमाउंट डिसोशिएट हो गया है। इट मींस रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो a माइनस a/2 दैट इज a/2 बचेगा। अगर मैं यहाँ पर 75% की बात करूं कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, इज 75% कंप्लीटेड, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि कंप्लीट 75 का मतलब है कि इनिशियल अमाउंट का 3a/4 दैट इज 75% डिसोशिएट हो गया है। तो रिमेनिंग अमाउंट 75% डिसोशिएट होने के बाद जो बचेगा रिएक्टेंट का वो बचेगा a/4। इस तरह से आप किसी भी पार्ट को इसमें आगे बढ़ा सकते हो, बहुत सारे फ्रैक्शंस ले सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस ले लिए मैंने। तो अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हो बेटा हो, तो इस केस में जो टाइम लगता है t1/4 में, तो क्या हो जाएगा बेटा t1/4 दैट इज टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ 1/4 और 70 और 25% रिएक्शन, जिसके मैंने सिंबल्स आपको बता दिए थे, t0.25 भी बोल सकते हैं। तो ये सिंबल्स हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला 2.303/k लॉग, आप समझ रहे बेटा फॉर्मूले को? फॉर्मूला था हमारा k इज इक्वल टू 2.303/t, t को मैं ले आया लेफ्ट हैंड में, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303/k लॉग क्या था बेटा, a/a माइनस एक्स। Yes. a माइनस एक्स की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 3a/4। अगर मैं यहाँ पर 3a/4 पुट करता हूँ तो a से कैंसिल 1 टाइम्स और 4 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2.303/k log 4/3। आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल, log 4 की वैल्यू आप लोग जानते हो, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। log 4 की वैल्यू 602 और log 3 की वैल्यू 0.477, याद आ रहा है बेटा? तो ये कितना हो गया 0.125। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So time taken in completion of 25% reaction is 2.303 into 0.125 डिवाइड बाई k। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.287 ऑलमोस्ट। ओके बेटा, हो डिवाइड बाई k। तो
time taken in completion of 1/4 reaction, that is 25% reaction में टाइम कितना लग रहा है? 0.287 by K. बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? रेस्पॉन्स दिया करो जल्दी से। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, नो सर। मैं यहाँ पर इसी तरह बात करता हूँ कि अगर मैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, कितना है? a/2, 2 ऊपर आ जाएगा, ए से 1 टाइम्स कैंसिल, log 2, और log 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.301। अगर मैं उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो आपके सामने वैल्यू मिलेगी टी हाफ की। वो कितनी मिलेगी बेटा? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 0.301, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी हाफ और हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो अब आपके सामने जो फॉर्मूला बना वो ये है, इसको हम हाफ लाइफ भी कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 75% के लिए फॉर्मूला ड्राइव करता बेटा, तो ये वैल्यू अगर मैं a माइनस एक्स पुट करता a/4, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3a/4 आपको मिल जाता। वो कितना मिलता? 1.386 बाय के। आप चाहो तो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब मैं बार बार यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, पैटर्न समझ में आ गया आपको। लेकिन इन तीनों फॉर्मुलों से क्लियर हो रहा है, 25% कंप्लीट हो, चाहे 50% हाफ लाइफ हो, चाहे 75% रिएक्शन कंप्लीट हो, इन रिएक्शंस के कंप्लीशन में जो भी टाइम लग रहा है, उस टाइम के फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि कहीं पर भी कंसंट्रेशन टर्म ए या a माइनस एक्स यूज नहीं हुआ है। हुआ है बेटा कहीं पर? No, sir. इसका मतलब मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। सो द टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन, बात अब 25% की है ही नहीं, अब बात 10%, 2%, कितना भी फ्रैक्शन हो, टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो जीरो ऑर्डर के लिए हमने कंक्लूजन किया था, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। क्या होगा? डजंट डिपेंड एट इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर की 4 रिएक्शंस 4 अलग अलग कंटेनर में एक ही सब्सटेंस के अलग अलग अमाउंट लेकर के आपने स्टार्ट की, तो हर कंटेनर में 10% कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगेगा वो बराबर होगा, क्योंकि आपके इनिशियल अमाउंट आप कुछ भी लो उसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा है। या आप अगर हाफ लाइफ की बात करो तो एक कंटेनर में आपने 4 मोल लेकर रिएक्शन स्टार्ट की है, तो 4 मोल से 2 मोल रहने में जो टाइम लगेगा वो किसी भी अदर कंटेनर में 100 मोल से 50 मोल रहने में लगेगा। क्योंकि बात 100 मोल से 50 मोल रहने की नहीं है, 50 मोल के रिएक्शन करने की नहीं है। बात यह है कि इनिशियल अमाउंट का आधा रहने में, दैट इज 50% होने में, फ्रैक्शन हाफ होने में रिएक्शन का कंप्लीट जो टाइम लगेगा वो उसी रिएक्शन के इनिशियल अमाउंट आप कुछ भी ले लीजिए, उसके हाफ रहने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस पार्ट को आप स्पेशली याद रखोगे। इस पार्ट के लिए मैं एक क्वेश्चन लूं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिया था, कि अगर मान लो कोई एक रिएक्टेंट है जिसके 8 मोल से मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, उसके 4 मोल रहने में टाइम जो लग रहा है वो 4 सेकंड है। अगर 4 मोल से 2 मोल रहना हो तो इसको टाइम कितना लगेगा? ये T1 है, ये टाइम T2 है, तो कितना टाइम लगेगा? ये आपसे पूछता हूं कि ओवरऑल टाइम T कितना लगेगा 8 मोल से 2 मोल रहने में। तो अब आपका आंसर क्या होगा बेटा? जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अगर फ्रैक्शन सेम हो तो उस फ्रैक्शन में जो टाइम लगता है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इट मींस यहाँ पर 8 से 4 रहने में, दैट इज 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी 4 से 2 मोल रहने में, दैट इज 50% रिएक्शन फ्रैक्शन सेम है।
तो टाइम यहाँ पर भी सेम लगेगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोल पर लीटर है या 4 मोल है, इस पे फर्क ही नहीं पड़ता, फ्रैक्शन से फर्क पड़ता है। अगर फ्रैक्शन सेम है तो टाइम भी सेम होगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? सो टाइम T2 will be 4 seconds also, so total time will be 4 plus 4, that is 8 seconds. Is that clear? Yes, sir. तो आपके क्या समझ में आया बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर फ्रैक्शन सेम है, सेम रिएक्शन के लिए अमाउंट भले अलग अलग लिए गए हों, तो हर बार उस फ्रैक्शन में टाइम सेम लगेगा। मतलब हर बार अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो हाफ लाइफ यहाँ पर कांस्टेंट हो गई किसी भी रिएक्शन की, हर बार उसका कितना भी अमाउंट आप लोगे उसका आधा रहने में टाइम सेम लगेगा। इज दैट क्लियर? यस। चलो मैं यहाँ पे सिंपल सा ये कह सकता हूं कि अगर मैं बेटा हो टाइम इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं विद इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लीजिए, उस फ्रैक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसमें जो टाइम लगेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. मैं यहाँ पर फ्रैक्शन ये 50% भी लिख सकता था हाफ लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्रैक्शन सेम है तो वो हमेशा सेम रहता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर, या आप यहाँ पे ए लिख सकते हो, ए पर डिपेंड नहीं करता। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर्स के ऊपर हमने स्टडी यहाँ पर कंप्लीट कर ली कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से वो वेरी करते हैं रेट कांस्टेंट या टाइम के साथ में रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके बेटा, हो हमने हाफ लाइफ पढ़ी या किसी भी कंप्लीशन में जो टाइम लग रहा है वो हमने पढ़ा, और वो हाफ लाइफ का हमने देखा कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ओके बेटा, हो इसके इन कैरेक्टर्स के बाद में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स अब स्टडी करेंगे कि वहां पर हम रिएक्टेंट के डिफरेंट अमाउंट से A upon A minus X की वैल्यू, दैट इज रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में किस तरह चेंजेस करते हैं और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सेम लिंक पर वापस आ जाओगे। ओके बेटा, हो ओके सर। वेरी गुड। तो ये कर्व आपके समझ में आ गए ना सबके? यस सर। Yes, sir. एक बार ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला अलग से याद कर लेना, हाफ लाइफ ऑफ, ये बहुत काम आता है, इसको याद रखना बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिंक पे वापस आओ।